So, hello everyone. My name is Yash and I welcome you all to another very interesting lecture by Aptigrid. और आज हम बात करने वाले हैं पैरासमरी के लिए। पैरासमरी के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। बेसिक्स हम लोगों ने कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से लेके थोड़े कैट लेवल क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। बेसिक क्वेश्चंस मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज़ आई फील थोड़ा सिमुलेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाउ हाउ एक्चुअली पैरासमरी के क्वेश्चंस वर्क, व्हाट दे आर एक्चुअली। And yeah, I also know that I haven't been posting much videos lately. I was really sick and I wasn't feeling really well to make any videos as I have to manage my job as well and everything. But yeah, I'll try to be very consistent from now on. So without further ado, let's just jump right into it. Okay. First question. People often assume that reading faster automatically makes them better readers. ठीक है? People often assume that reading faster automatically makes them better readers. But speed alone is of little value if the reader fails to understand the argument. सही बात है कि स्पीड जो है वो लिटिल वैल्यू होती है अगर जो रीडर है उसका आर्गुमेंट किसी भी प्रकार से ना समझ पाए। Skilled reading involves adjusting one's pace. Simple sections can be read quickly, सही बात है, while dense और important sections may require slowing down. कह रहा है कि स्किल्ड रीडिंग जो होती है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स यूज होती है जैसे कि पेस में होता है। सिंपल सेक्शंस को हम जल्दी स्किप कर सकते हैं और जो डेंस सेक्शन को है हम लोग थोड़ा टाइम लेके समझ सकते हैं ताकि हमें सारी चीजें इजीली समझ में आए। Effective reading, therefore, is not about maintaining maximum speed but controlling speed according to the demands of the text. सही बात है। कह रहा है कि जो इफेक्टिव रीडिंग होती है वो एक्चुअली में ये नहीं है कि कितना फास्ट आप पढ़ सकते हैं। इट इज रादर एक्चुअली हाउ द टेक्स्ट डिमांड्स इट। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एडजस्ट कर पा रहे हैं तो आप बेटर रीडिंग कर पाते हैं। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। Good readers should always try to increase their reading speed. Again, ये एक्सट्रीम एक यहाँ पे वर्ड आ गया should always try. We have मतलब हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं हमको ये बात समझ में आ गई है कि हमें हमेशा एक्सट्रीम वर्ड से दूर रहना है। Effective readers adjust their reading speed according to the difficulty and importance of the text. एकदम accurate है, यही इसका आंसर होगा। Dense passages should always be read slowly to ensure complete understanding. ये बात तो सही कर रहा है बट खाली डेंस एस्पेक्ट की बात कर रहा है इसमें ओवरऑल पूरी बात नहीं कर रहा है। रीडिंग स्पीड इज अनइम्पॉर्टेंट बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन इज द ओनली यूजफुल स्किल। अगेन यहां से ये डिस्टॉर्शन है सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एज आई सेड बी इज गोइंग टू बी द आंसर। Urban trees are often valued for making neighborhoods more attractive. सही बात है। अर्बन ट्रीज जो होती हैं उनकी वैल्यू किस पे होती है कि किस तरीके से वो नेबरहुड्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। बट द इम्पोर्टेंस एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड अपीयरेंस। सही बात है। Trees provide shade that can reduce temperatures during hot summers, absorb some air pollutants, and offer habitats for birds and insects. सही बात है। खाली वो देखने में ही सुंदर नहीं होते बाकी बल्कि इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी उनका हेल्प होता है। Studies have also associated access to green spaces with improved mental well-being. Their visual appeal, therefore, is only one part of the broader contribution trees make to urban life. मतलब कि जो उनकी विजुअल अपील है, वो खाली एक पार्ट है जो कि ब्रॉडर में अगर देखा जाए तो खाली एक छोटा-सा पार्ट है। वो काफ़ी बड़े बढ़िया-बढ़िया चीज़ें और आपको प्रोवाइड करते हैं। आइए इनके ऑप्शंस देखते हैं। Urban trees improve cities in several environment and human ways beyond merely making them attractive. एकदम सही बात है। But let's just in order to be sure हम लोग और options भी देखें।
Trees provides habitats for birds and insects that struggle to survive. अगेन स्ट्रगल करते हैं नहीं करते हैं हमें नहीं पता, इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी बात नहीं लिखा है। Planting trees, planting trees is the most effective way of reducing pollution and improving mental health in cities. अब देखो कुछ हद तक रिड्यूसिंग पोल्यूशन वाली बात यहाँ पे इसमें लिखी हुई है, बट इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, इट माइट बी ट्रू, बट ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप है। Okay. Urban trees are primarily valuable because they make neighborhoods cooler during summers. अब देखो प्राइमरीली वैल्यूएबल, अगेन वैल्यू अगर इसको कोई आप अगर रैंडमली अगर पढ़ते हो जो जिसको नहीं समझ में आता है, आपको ये लगेगा ये तो सही भी बात कह रहा है, यहाँ पे तो सही बात कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखें कहाँ गया हाँ, टेम्परेचर्स ड्यूरिंग समर्स यहाँ पे ये बात तो कर रहा है, बट प्राइमरीली वैल्यू की मतलब ट्री की वैल्यू इसीलिए होती है क्योंकि वो नेबरहुड्स को ठंडा करता है, नहीं उसकी अट्रैक्टिव वैल्यू भी होती है, पॉल्यूटेंट्स की भी वैल्यू होती है, हैबिटेट की भी वैल्यू होती है, एक्स-वाई-ज़ेड बहुत सारी चीज़ वैल्यू होती है, तो इसीलिए ये ऑप्शन तीनों नहीं होंगे। They said option number A is going to be the answer. आइए, digital archives have transformed historical research by allowing scholars to search thousands of documents without physically visiting distant collections. सही बात है, कहता है कि डिजिटल आर्काइव जो हैं उन्होंने उसने हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसको पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कैसे? क्योंकि अब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है वो अगर डिजिटली अवेलेबल है, तो अब हिस्टोरियंस को उतना दूर ट्रैवल करने के लिए ज़रूरत नहीं है। मान लो कि अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ बांग्लादेश में, चाइना में कहीं पे रिसर्च कर रहा है, तो वो ईज़िली वहाँ के डिजिटल कलेक्शंस को खोल के पढ़ सकता है और अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पे येट आ गया मतलब कि टोन में शिफ्ट है। येट digitization does not make traditional archives irrelevant. सही बात है। इसका मतलब हमको ये नहीं कहना है कि जो आपका ट्रेडिशनल जो आर्काइव्स होते हैं, जो फिजिकल आर्काइव्स होते हैं, वो इर्रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है। Many documents remain undigitized, while physical objects can reveal features such as paper quality, handwriting, alterations, marginal notes that digital copies may obscure. सही बात है कि डिजिटल कॉपीज बहुत जरूरी भी होती हैं, बट जो फिजिकल कॉपीज होती हैं उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। क्यों? उससे आपको एक पेपर की क्वालिटी समझ में आती है, किस तरीके की हैंडराइटिंग्स थी, क्या ऑल्टरेशन थे, मतलब ये कुछ गलत लिखा है उसको किस तरीके से मिटा के फिर से लिखा गया। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हिस्टोरियंस अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके चीज़ों के लिए। Now, digital access has expanded historical research, but it complements rather than completely replaces engagement with original materials. कह रहा है कि डिजिटल एक्सेस जो होता है उसने हिस्टोरिकल रिसर्च को एक्सपैंड तो कर दिया है, बट वो एक तरीके से उसको कॉम्प्लीमेंट करता है कि मतलब कि एक एडिशन है, एक फैसिलिटी है जो हमें अवेलेबल हो गई है, ना कि हम फिजिकल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे रहे हैं यहाँ पे। आइए ऑप्शंस देखते हैं। Digital archives are useful mainly because historians no longer need to travel digital collections. Again, no longer वाली बात आ गई, इस बात को घुमा फिरा के कह रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। Physical archives remain superior because digital copies cannot preserve important historical information. तो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात सुपीरियर एक्सट्रीम वर्ड यूज हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? कैन नॉट प्रिजर्व। अभी यहाँ पे ये बात हुआ कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्व हो सकती हैं, इसीलिए बी भी गलत हो गया। Digitization has expanded access to historical material, but physical archives remain important and complementary to digital research. एकदम सही है। ये पूरे तरीके से बैलेंस्ड वे में इसको पूरे को फिर से समराइज़ करता है। Historians must examine original documents because handwriting and paper quality are essential to historical research. सही बात है, ये मतलब कि बहुत हद तक सही बात है, बट दिस इज नॉट फुल समरी ऑफ इट, इसीलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Remote work has encouraged some companies to reconsider the role of office। सही बात है। कहता है कि रिमोट वर्क जो है उसने कंपनीज को अपना ऑफिस का जो रोल होता है, जो फिजिकल ऑफिस का जो रोल होता है उसको रिकंसिडर करने पे मजबूर कर दिया है। कैसे? इफ एम्प्लॉइज कैन कंप्लीट मेनी इंडिविजुअल टास्क इफेक्टिवली फ्रॉम होम, ऑफिसेज नीड नॉट सिंपली प्रोवाइड रोज एंड डेस्क। सही बात है। अगर कोई भी एम्प्लॉयी घर में बैठ के उस उतना ही काम या उससे थोड़ा ज़्यादा काम भी कर दे रहा है, तो ऑफ़िस के रोज़ और डेस्क की क्या ज़रूरत है? नाउ ये यहाँ पे कहता है कि किस तरीके से अब उसकी यूज़ होना चाहिए। They may instead become spaces designed primarily for activities that benefit from physical presence। अब इसका ये यूज़ क्या है कि ऑफ़िस को हम पूरे तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमको किस तरीके से उसको रिपर्पस करना चाहिए और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। Such as collaborative problem solving, mentoring, informal interaction। ये 3 एग्ज़ाम्पल्स देता है, कहता है कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई नया जॉइन कर रहा है तो उसको मेंटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। इन्फॉर्मल इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ऑफ़िस स्पेसेस को यूज़ कर सकते हैं। Remote work on this view does not necessarily eliminate the office। सही बात है। रिमोट वर्क इस वजह से जो ऑफिस का फिजिकल स्पेस है उसको एलिमिनेट नहीं कर रहा है। बस उस चीज को पूरी तरीके से रीपर्पस कर दे रहा है। ठीक है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। Remote work will eventually make conventional offices unnecessarily across most industries। Again, इवेंचुअली आ गया यहाँ पे, अननेसेसरी, ये सब आप कीवर्ड्स यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। As individual work moves increasingly outside office, offices may become more focused on activities that benefit from face-to-face interaction। बात है। Employees are more productive at home, whereas collaboration and mentoring can occur only in offices। सबसे पहली बात, जो ये बात यहाँ पे कह रहा है इसको घुमा-फिरा के क्यों कह रहा है? मोर प्रोडक्टिव एट होम, मतलब कि घर पे ही मोर प्रोडक्टिव होते हैं, व्हेreas मेंटरिंग कैन ओनली ओनली क्या घ मेंटरिंग घर पे ही खाली हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज? नहीं, हो सकती है बट वी शुड रिपर्पस इट टू यूज इट इन द ऑफिस प्रेमिसेस, है ना? Companies should redesign offices because employees no longer want permanent desks। Again, no longer वाली बात, इस बात का थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, थोड़ा ट्विस्टेड वे में इसको प्रेजेंट किया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द आंसर। एज आई सेड, ऑप्शन नंबर बी। Algorithms can help organizations make decisions more consistently by processing quantities of information that would overwhelm individual decision makers। सही बात है, एल्गोरिदम्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ही कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि बहुत सारा कोई इंफॉर्मेशन आ गया, जैसे मान लो कोई एक एचआर जो है, वेट अ सेकंड, एक एचआर जो है जिसको बहुत सारा हायरिंग करना है। अब उसको अगर आप 100, 200, 300, 400 अगर क्या कहते हैं यूज़र्स का डेटा दे दो और उसको कहो कि उसमें से एक्यूरेसी निकालो, तो वो भी एक इंसान है, वो ओवरवेल्म हो सकता है। अब अगर हम उसको किसी एल्गोरिदम के थ्रू रन करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको, अगर हम कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें प्रोग्राम कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा। Yet, consistency should not be confused with neutrality. Algorithms are built using particular objective assumptions and data sets, all of which reflect human choice। सही बात है कि खाली अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी और न्यूट्रलिटी में डिफरेंस होता है, क्योंकि एल्गोरिदम्स जो भी होंगी उसमें कहीं ना कहीं हमारे हमने ह्यूमंस ने उस एल्गोरिदम्स को डिजाइन किया है, उसको परसुएड किया है। तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा ह्यूमन बायस और हमारे चॉइसेस उसमें डेफिनेटली दिखेंगे। ठीक है, तो ये यही बात कर रहा है।
So, automated decisions may reduce some forms of individual inconsistency while preserving or even amplifying biases embedded in their design and data. कहता है कि इनकंसिस्टेंसी या फिर जो ओवरवेलम ऑफ डेटा है इसको कम तो करेगा, बट ऑन द अदर हैंड जो पूरे चीजों में एम्बेडेड एक बायसनेस है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। आइए ऑप्शंस देखते हैं। Algorithms can completely eliminate human inconsistency but necessarily amplify existing social biases। यहाँ पे तो सही है, बट completely eliminate ना? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये क्या कह रहा है? completely eliminate। इसकी वजह से ये गलत हो गया। Because algorithms depend on human choices, automated decision making offers no advantage over human judgment। Again, no advantage आ गया, गलत सीधी बात। Algorithms can improve consistency in decision making without being neutral since their design and data may carry human biases। As we tend to see, इसमें पूरे तरीके से ये बात रिफ्लेक्ट। Human bias is impossible to remove from decision making unless organizations stop using algorithms। ये पूरा ही पूरा इसका ऑपोजिट है। राइट, as I said, option number C is going to be the answer। For decades, museums generally decided what deserves preservation and how objects should be interpreted, while visitors largely received these interpretations passively। कहता है कि बहुत मतलब कि सदियों से ये चला आ रहा है कि म्यूजियम्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या प्रिजर्वेशन होगा और किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और यूजुअली जो उसके विजिटर्स होते थे उस डेटा को पैसिवली कंज्यूम करते थे। जैसे लेट्स से कि कोई एक म्यूज़ियम है, उसने कोई आर्टिफ़ैक्ट खोजा। अब वो ही म्यूज़ियम डिसाइड करेगा कि इस आर्टिफ़ैक्ट को हमें प्रिज़र्व करना है कि प्रिज़र्व नहीं करना है। अगर प्रिज़र्व करना है तो इसके पीछे की स्टोरी क्या होना चाहिए, इसके पीछे की कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये म्यूज़ियम ही डिसाइड करता था। भले ही उसकी ओरिजिनल में कोई और कॉन्टेक्स्ट हो, बट ये म्यूज़ियम अपने हिसाब से वो नैरेटिव्स डिसाइड करता था और एज़ अ विज़िटर यू वुड रीड दैट एंड कंज़्यूम दैट पैसिवली और उस चीज़ पे अपना जो आपकी धारणा होगी, आप बना लेते थे। अब क्या कहता है? Digital tools now allow visitors to annotate collections, share alternative histories, and contribute personal accounts connected to exhibit। कहता है कि अब जिस जैसे-जैसे डिजिटल अकाउंट्स आते जा रहे हैं, डिजिटल टूल्स आते जा रहे हैं, अब क्या होता है उन पे लोग अपने पर्सनल अकाउंट्स भी शेयर करते हैं, उसकी अल्टरनेटिव हिस्ट्रीज़ भी शेयर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें और भी शेयर करते हैं जिससे उसकी हिस्ट्री और उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो बहुत वास्ट तरीके से समझ में आने लगता है। Now, these technologies do not remove the museum's scholarly responsibility, but they complicate its ट्रेडिशनल अथॉरिटी। कहता है कि किसी भी प्रकार से उसके म्यूजियम की स्कॉलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाता नहीं है, वो वहीं पे है। रादर वो क्या करता है, उसकी जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, उसको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट कर देता है कि अब हम किस चीज़ को बिलीव करें। वो वाली बात वहाँ पे आ जाती है। ठीक है? The modern museum may therefore be better understood not simply as a transmitter of established knowledge, but as a space where institutional expertise and public interpretation increasingly interact। सही बात है। कि एक तरीके से म्यूज़ियम्स को हमको ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए कि ट्रांसमिटर ऑफ एस्टेब्लिश्ड नॉलेज कि एक नॉलेज एस्टेब्लिश्ड है उसका खाली ट्रांसमिशन होना चाहिए, नहीं। हमको उसको एज़ अ स्पेस ट्रीट करना चाहिए जहाँ पे पब्लिक का इंटरप्रिटेशन जो होता है और इंस्टीट्यूशन जो कि म्यूज़ियम ने एस्टेब्लिश किया था उसका एक हेल्दी इंटरैक्शन टाइम टू टाइम होता रहता है। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ वीकेंड म्यूज़ियम्स, पहले ही हटा दो, वीकेंड म्यूज़ियम। Museums once exercised considerable authority over interpretation, but digital participation is making interpretation more interactive between institutions and audiences। करेक्ट है, पूरी तरीके से इसको अपना री-एस्टैब्लिश करता है। Digital tools allow museum visitors to annotate exhibits and contribute personal histories। पूरी बात नहीं इसमें करी गई, ध्यान देना, आधी बात की गई। म्यूजियम शुड अबैंडन ट्रेडिशनल, अबैंडन आ गया यहाँ पे, इसको हटा दो।
तरीके से ऑप्शन नंबर ई इज गोइंग टू बी द आंसर। Nostalgia is commonly treated as a retreat into idealized past and it can certainly function that way। सही बात है, नॉस्टैल्जिया को हम लोग किस तरीके से करते थे, रिट्रीट करते हैं, रिट्रीट की तरह यूज करते हैं, एज अ लीजर यूज करते हैं इन अ आइडियलाइज पास्ट, है ना। बट रिमेम्बरिंग पास्ट सेलेक्टिवली कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ लैंग्वेज फॉर क्रिटिसाइजिंग द प्रेजेंट। सही बात है, अगर हम पास्ट को सेलेक्टिवली खाली याद करते हैं, तो वो हम प्रेज़ेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। When people recall supposedly safer neighborhoods, stronger communities, or more meaningful work, the historical accuracy of these memories may matter less as than the dissatisfaction they express about contemporary life. Nostalgia is therefore not merely memory distorted by sentiment, it can also operate as an indirect judgment of the प्रेजेंट। सही बात है। कहता है कि नॉस्टैल्जिया को हमको खाली एक तरीके से डिस्टॉर्टेड क्या डिस्टॉर्टेड सेंटिमेंट की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए, रादर वी शुड यूज़ इट एज़ अ इनडायरेक्ट जजमेंट ऑन द प्रेजेंट कि किस तरीके से क्या जजमेंट होता है यहाँ पे। आइए ऑप्शंस देखते हैं। Nostalgia distorts historical reality because people remember the past according to their dissatisfaction with the present. Okay. Although nostalgia may idealize the past, its selective memories can also express criticism of present conditions. अब मुझे बी लग रहा है। Nostalgia is valuable because historical accuracy is less important than the social criticism contained in people's memories. अब इसमें देखने वाली बात है, नॉस्टैल्जिया इज वैल्यूएबल बिकॉज़ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी इज लेस इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लेस आ गया तो आई डोंट थिंक people's memories of safer communities and meaningful work reveal the contemporary life as has deteriorated। ये बात सही कह रहा है, बट यू नो दिस इज डिस्टॉर्शन। तो ये नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए। बी होगा आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। In investigating memory beliefs, there are certain points which must be borne in mind। देखो, जब मेमोरी बिलीफ्स की बात करते हैं, किस प्रकार से मेमोरी का जनरेशन होता है, तो हमको कुछ चीजें ध्यान पे रखनी चाहिए, जैसे कि किस तरीके से वो माइंड में बनती है। In first place, everything constituting a memory belief is happening now, not in the past time, which is the belief which the belief is said to refer। मेमोरी बिलीफ का मतलब कि आपके मेमोरी के बेस्ड पे कुछ एक बिलीफ है, कि जैसे कि मान लो कि मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पूर्वज ऐसा करते हुए आ रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई एक प्रथा चलती आ रही है, या फिर कोई एक पास्ट में चीज हो, तो उसको मेमोरी बिलीफ कहते हैं। तो वो उस इसी पे बात कर रहा है। नाउ इट सेज कि इन द फर्स्ट प्लेस एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मेमोरी बिलीफ इज हैपनिंग नाउ। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि जो मेमोरी बिलीफ पे हम जो भी बात कर रहे हैं, वो हम प्रेजेंट में ही उस पे बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी प्रकार से पास्ट में जाके हमने वो देख के आए या फिर हम उसको एक्सपीरियंस करके आए। हम अभी प्रेजेंट में ही उस पे चर्चा कर रहे हैं और उसको रेफर कर रहे हैं। ठीक है? It is not logically necessary to the existence of memory belief that even remembered should have occurred or even that the past should have existed at all। ये कहता है कि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, या फिर ऐसा कहीं पे भी नहीं समझ में आता, या फिर ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि पास्ट में वो चीज हुई है, या फिर उस पे किसी भी प्रकार का वो पास्ट पूरे प्रकार से एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो बेसिकली ये एक प्रकार का फिलोसॉफिकल आपका पैसेज है, और ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। थोड़ा ज़्यादा ये डेकोरेटिव इमेजिनेटिव लैंग्वेज में है। नेक्स्ट ये कहता है कि किस प्रकार से जो हम मेमोरी बिलीफ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो देखो प्रेज़ेंट में हम उसको रेफ़र कर रहे हैं। और ऐसा कहीं पे भी लॉजिकली इन्फर नहीं किया जाता है कि वो पास्ट में वो एग्ज़िस्ट हुआ, या फिर वो पास्ट ही पूरे तरीके से एग्ज़िस्ट करता है या नहीं। So, there is no logical impossibility in the hypothesis that the world sprang into being
5 minutes ago, exactly as it was with a population that remembered a wholly unreal past. बर्टन रसल का एक थ्योरी है, एक पैराडॉक्स है कि व्हाट इफ ये जो वर्ल्ड है वो 5 मिनट पहले ही बना। और वो 5 मिनट पहले जब बना तो जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी लोग वहाँ पे आए, उनके पास एक प्री लोडेड मेमोरी का एक सेट था। इस बात को हम पूरे तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। इस पूरी बात को हम इस बात का खंडन नहीं कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये बात सही भी हो सकती है कि 5 मिनट अगो जो है वो पूरा वर्ल्ड जनरेट हुआ और उसमें वो एक पूरा जो हमें मेमोरी पूरी लोड करके गई, किस प्रकार से वर्ल्ड बना या फिर किस प्रकार से हिस्ट्री हुई, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर वो पूरी तरीके से लोड करके गई। So there is no logically necessary connection between events at different times. Therefore, nothing that is happening now or will happen in the future disprove the hypothesis that the world began 5 minutes ago. सही बात कह रहा है कि किसी भी प्रकार का लॉजिकल नेसेसिटी यहाँ पे नहीं बनता है कि जो इवेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट टाइम्स में उसमें कोई कनेक्शन होना चाहिए या फिर किसी प्रकार से वो हिस्ट्री एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस बेसिस पे ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो पैराडॉक्स है, इसके बेसिस पे हम आज या फिर आने वाले फ्यूचर में भी ये बात कभी भी नहीं निग्लेक्ट कर सकते हैं कि वर्ल्ड माइट हैव बीन क्रिएटेड 5 मिनट्स अगो। Hence, the occurrences are called knowledge of the past or logically independent of the past. अब इस बेसिस पे अगर हम नॉलेज ऑफ द पास्ट करें तो वो पास्ट से इंडिपेंडेंट है। वो हमने अभी शायद क्रिएट किए हैं या फिर हमारे दिमाग में वो क्रिएट करें क्योंकि वो एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती हैं, इसको हम कभी भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। ये एक हाइपोथेसिस है, इसको रियल लाइफ से आप उतना मत रिलेट, ठीक है? They are wholly analyzable into present contents, which might theoretically be just what they even if no past existed. सही बात है कि इसको अगर हम लोग देखा जाए तो ये एक तरीके से प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट ही हो सकते हैं बिकॉज ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पास्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है या फिर किस प्रकार से उसका उत्सर्जन हुआ। तो बेसिकली ये जो पूरा पैसेज था ये बड़ा ही फिलोसॉफिकल और आइडियल काइंड ऑफ बात करता है। एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पैराडॉक्सेस होते हैं, उनके ऊपर ये बात था। आई मीन आई माइंड ये बहुत ही डेंस था, इसमें आपको डेफिनिटली यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ा होगा। आइए इसके ऑप्शंस when investigating in memory belief, we must keep in mind that an actual past event is not a prerequisite for a memory belief to exist, and that what we know of the past could theoretically not need a past at all. अच्छा, कहता है कि जब हम मेमोरी बिलीफ्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमको दिमाग में ये बात करना चाहिए कि एक एक्चुअल पास्ट किसी भी प्रकार का एक प्रीरेक्विजिट नहीं होता है मेमोरी बिलीफ को एग्जिस्ट करने के लिए। And that what we know of the past could theoretically not need a past at all. सही बात है बट आई डोंट थिंक इसमें वो 5 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका किसी भी प्रकार का बात नहीं हुआ है सो आई डोंट थिंक यहाँ पे ऑप्शन होगा बट लेट्स सी uh, when we discuss the concept of memory belief, we must understand that it is not logically impossible for the event remembered to have never happened at all. It could just be a figment of our imagination. Sure. Okay. That which we call knowledge of the past is logically independent of the past. सही बात है. Since the act of remembering which forms memory belief happens in the present and does not need to be based in real past occurrences or even need a past at all. हाँ, ठीक है। Memory beliefs depend wholly on what is remembered in the present and not on anything else, just as it is not logically impossible that the world came into being 5 minutes ago, and that everyone now just remembers wholly imaginary past. देखो डी भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये नैरो है। बी और सी में है मुझे लग रहा है। ओके, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। देखते हैं बी क्यों नहीं, टू नैरो है, फोकसेस ओनली ऑन रिमेंबर्ड इवेंट बीइंग अनरियल। सही बात है।
हाल ही जो है वो रिमेंबर्ड जो इवेंट है उसको अनरियल प्रूफ करने में ज़्यादा हो जाता है, तो वो बहुत ही नैरो हो जाता है। So this ends the class for today, and धीरे-धीरे we will try to क्या हम लोग इसको धीरे-धीरे और भी लेवल अप करते जाएँगे। जैसे कि अभी आज बेसिक्स से किया और लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन्स थे वो कैट लेवल के क्वेश्चन्स थे और आज हमने सॉल्व किया। So yeah, this was Yash, and you were watching this lecture on Aptigrid's YouTube channel. Don't forget to check all of the contents and see you in the next lecture.